ठीक है जी। तो टेंशन मेंबर के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। मार्कर कहाँ गया? ठीक है। तो टेंशन मेंबर के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। टेंशन मेंबर में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे। कुछ क्वेश्चंस लेंथी होंगे, न्यूमेरिकल टाइप के, कुछ क्वेश्चंस वन वर्ड होंगे। देखते ही आप 2 सेकंड में उसका आंसर दे दोगे। बट अब जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने 5 तक कंप्लीट कर लिया था। शुरुआत में टाइम लगता है यार, ये मत बोला सर 1 घंटे के लेक्चर में बस 5 क्वेश्चन कराए, कॉन्सेप्ट्स बताते थोड़े। ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, चलो अच्छा हमें जगह मिल गई ऊपर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें जगह मिल गई। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैं आपसे गारंटी बोल सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग रटते हो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की आपसे बात करूं तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 6, मैं ये नहीं बोलूंगा 100% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को रटते हैं, बट कुछ बच्चे इसको रटते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता। तो आपको इस चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 3 या 4 तरीके से आ सकता है। ये क्वेश्चन 3 या 4 तरीके से आपके सामने आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर बार आंसर सेम नहीं होगा। क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। इफ अ सिंगल एंगल इन टेंशन, देखो हमने ये डिस्कस करा था, मैंने आपको बताया था टेंशन मेंबर्स क्या होता है। फिर हमने डिस्कस करा कि जो सबसे कॉमन टेंशन मेंबर होता है, जो सबसे कॉमन शेप होती है, जो सबसे कॉमन शेप होती है, जो टेंशन मेंबर की तरह यूज होती है, वो होती है एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन कैसा होता है? वैसे कुछ इस तरीके से होता है एंगल सेक्शन। ये आपका एंगल सेक्शन है, ठीक है। तो हमने डिस्कस करा था ये सबसे ज्यादा कॉमन शेप है। अब इस क्वेश्चन में से लिखा है इफ अ सिंगल एंगल इन टेंशन, ये एंगल है जो कि टेंशन में है, मतलब टेंशन मेंबर की तरह ट्रीट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, कनेक्टेड बाय वन लेग। अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी 2 लेग होती है, एक लेग ये रही और दूसरी लेग ये रही, एक लेग ये रही, दूसरी लेग ये रही। इफ एंगल इन सिंगल टेंशन, क्वेश्चन को तोड़ के चलूंगा ताकि क्वेश्चन समझ में आए। एंगल है, इज कनेक्टेड बाय वन लेग। अब इसने लिखा है कि ये जो एंगल मेंबर है ये एक लेग से कनेक्टेड है। अब देखो ध्यान से देखा, एंगल सेक्शंस किस किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। हमने पढ़ लिया कि एंगल सेक्शन सबसे कॉमन सेक्शन होता है, हमने पढ़ लिया एंगल सेक्शन। जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा 100% टाइम एंगल ही होता है, चैनल सेक्शन भी होता है, चैनल सेक्शन भी होता है, एंगल सेक्शन मतलब 90% टाइम आपको एंगल सेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब अगर इसने लिखा है कि इज कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली, ये एक लेग, 2 लेग है, एक लेग ये रही, एक लेग ये रही, तो होता क्या है, जो एंगल सेक्शन का अरेंजमेंट होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे केस नंबर 1 बोलूं, एक प्लेट है, इस प्लेट से इस प्लेट में ओनली इस तरीके से एक एंगल सेक्शन हो, ये काटो यार। देखो क्या कैसे अरेंजमेंट हो सकते हैं, ये प्लेट है, इससे ओनली एक एंगल सेक्शन कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से एक एंगल सेक्शन कनेक्टेड है। एक केस तो ये हो सकता है, अगर हम केस नंबर 1 की बात करें तो एक केस तो ये हो सकता है। केस नंबर 2 क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। केस नंबर 2 क्या कनेक्ट हो सकता है कि इस प्लेट पर 2 एंगल सेक्शन कनेक्टेड है। कैसे? एक यहां पर, ये अरेंजमेंट्स होते हैं जो आपको मिलेंगे कंस्ट्रक्शन में। दूसरा इस तरीके से, और क्या कनेक्शन में, सेकंड हमने देखा कि एंगल सेक्शन का जो कनेक्शन है प्लेट के साथ वो इस तरीके से मिल सकता है। थर्ड कनेक्शन क्या मिल सकता है? थर्ड कनेक्शन आपके साथ मिल सकता है कुछ इस तरीके से, एक प्लेट है, दोनों एंगल सेक्शन एक साथ लगे हैं, लाइक इस तरीके से 2 एंगल सेक्शन है, ये दोनों सेम साइड लगे हुए हैं। फोर्थ क्या है, अब देखो ध्यान से, ये 3 तरीके के अरेंजमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसको काट, ये एंगल सेक्शन, दिस इज एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन। क्वेश्चन को मैं समझा के चलूंगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, और इस क्वेश्चन में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के मैंने आपको एंगल सेक्शन बताए हैं, मतलब सॉरी 3 टाइप के अरेंजमेंट मैंने आपको बताया। अगर मैं फर्स्ट बोलूंगा तो इस, अब देखना इस क्वेश्चन को पढ़ा, मेरा काम है क्वेश्चन को तोड़कर पढ़ाना ताकि वो समझ में आए, ताकि आप लोग रटो नहीं उस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं, अब ध्यान से देना। इफ अ सिंगल एंगल इन टेंशन, एंगल है, टेंशन मेंबर होता है, इज कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली। अब इस 3 मैंने आपको अरेंजमेंट्स बताया, इसमें पहला क्या था कि एक सिंगल एंगल प्लेट से कनेक्टेड है, सिंगल एंगल है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इफ अ सिंगल एंगल इन टेंशन कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली, देखो ये फर्स्ट केस है, ये एक एंगल सेक्शन, सिंगल एंगल सेक्शन है। सेकंड केस क्या है, 2 एंगल सेक्शन है जो कि एक प्लेट पर कनेक्टेड है, और वो भी क्या है, बैक टू बैक, एक दूसरे के बैक, इन दोनों के बैक एक दूसरे से कनेक्टेड है, बैक टू बैक। हमारा जो फर्स्ट केस बना, सिंगल एंगल कनेक्टेड विद अ प्लेट,
ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या है, दो एंगल सेक्शन कनेक्टेड है प्लेट पर जो कि बैक टू बैक है, एक इधर है एक इधर है। तीसरा केस क्या है, टू एंगल सेक्शन कनेक्टेड ऑन सेम साइड ऑफ प्लेट, ये दोनों एंगल एक साइड कनेक्टेड है, कनेक्टेड ऑन टू एंगल सेक्शन कनेक्टेड ऑन सेम साइड ऑफ प्लेट, सेम साइड ऑफ प्लेट। प्लीज ध्यान से देखना, तीन केसेस पता है, सिंगल एंगल जो क्वेश्चन है वो सिंगल एंगल का है, बट इन दोनों से भी क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है टेंशन मेंबर में, अगर मैं बोलूं कि टेंशन मेंबर से सबसे पसंदीदा टॉपिक कौन सा, ये वाला है। टेंशन मेंबर के जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो इस एंगल सेक्शन के अरेंजमेंट से आते हैं, इस एंगल सेक्शन के नेट एरिया से आते हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। एक एंगल सेक्शन बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि भेजे मिट जाए। एक एंगल सेक्शन, बहुत बच्चे बोलते हैं सर आप बार बार बोलते हो, वो इसलिए बोलता हूं ताकि आपके भेजने उसी टॉपिक को बार बार बोलूंगा जो कि जिसका महत्व बहुत ज्यादा है। मैं उसी टॉपिक को आपके सामने बहुत बार बोलूंगा जिसका महत्व बहुत ज्यादा है, जो कि आपको रिवाइज ना करना पड़े और मेरे बोलने से ही आपको याद हो जाए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, मैं एक एक टॉपिक को लेकर चलूंगा। सबसे पहले आप 4 अरेंजमेंट्स बना लो, क्योंकि ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पीडीएफ पर वर्क करते हैं मैं जब आपको क्वेश्चंस कराता हूं तो मैं इरेज नहीं कर सकता, मुझे टोटली इरेज करना पड़ेगा। तो 4 अरेंजमेंट, 3 अरेंजमेंट आपने बना लिए। फर्स्ट देखना, अब आप ध्यान से देखना। सबसे पहला केस क्या था, व्हेन अ सिंगल एंगल इज कनेक्टेड बाय, अब ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, बाय वन लेग ओनली, ठीक है। When a single angle tension is connected by one leg only, the net effective sectional area of angle section, इन्होंने बोला है कि जो एंगल सेक्शन है ना, अब देखो इन्होंने इस क्वेश्चन में गलती कर रखी है, ध्यान से देखना। इस एंगल सेक्शन को मैं इस प्लेट से 3 तरीके से ज्वाइन कर सकता हूं, देखो ध्यान से देखना। एक तो मैंने बोल्ट से कर दिया, एक तो मैंने क्या कर दिया, बोल्ट से कर दिया। एक्चुअली गैप बना रखा है, गैप नहीं होता, ये गैप मैंने बना रखा है, होता नहीं है, दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं, तो आप ये अपन बोला कि आपने गैप क्यों बनाया। भाई इसको मैं 3 तरीके से ज्वाइन कर सकता हूं। फर्स्ट, एक मैं कर सकता हूं बोल्ट से, कि इसमें होल कर दिया और बोल्ट से कनेक्ट कर दिया। सेकंड, मैं कर सकता हूं रिवेट से, और थर्ड मैं कर सकता हूं वेल्डिंग से। ये 3 फास्टनर्स होते हैं जिसमें मैं 2 मेंबर्स को एक दूसरे के साथ फिक्स कर सकता हूं, फास्टन कर सकता हूं। फास्टन मतलब क्या होता है, एक दूसरे को ज्वाइन कर सकता हूं। प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब अगर मैं बोल्ट्स और रिवेट्स की बात आपके सामने करूंगा, जब मैं बोल्ट्स और रिवेट की बात करूंगा तो मुझे एंगल सेक्शन में होल करना पड़ेगा, मुझे एंगल सेक्शन में होल करना पड़ेगा, एंगल सेक्शन में होल करना पड़ेगा। प्लीज ध्यान से देखना, मुझे एंगल सेक्शन में होल करना पड़ेगा। मैं जब बोल्ट से कनेक्ट करूंगा, जब मैं रिवेट से कनेक्ट करूंगा, तो मुझे दोनों केसेस में ये जो एंगल सेक्शन है इसका जो एक लेग है उसको मुझे होल्ड करना पड़ेगा और दोनों के बीच में बोल्टिंग या रिवेटिंग करनी पड़ेगी। तीसरा मेरे पास वेल्डिंग है। वेल्डिंग डज नॉट रिक्वायर्स होल्स, वेल्डिंग को होल्स नहीं चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग को होल नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट मेंबर को ज्वाइन कर देगा, इधर टाका मार देगा इधर टाका मार देगा। वेल्डिंग में जरूरत नहीं है, वेल्डिंग में जरूरत नहीं है। अब आप ध्यान से देखना, हम देख सकते हैं इसमें 2 लेग्स हैं। अगर मैं ये देखो, इसको अगर मैं इस एंगल सेक्शन को इसको मैं देता हूं लेग 1 और इसको मैं देता हूं लेग 2। प्लीज ध्यान से देखना, आपका हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा हर स्टेट में। अगर स्टील में देखो, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट स्टील है, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि मार्केट में स्टील की बुक्स अवेलेबल नहीं है, अच्छी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब आप बोलोगे सर फिर आप कौन सी बुक से पढ़ते हो, मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स है, मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स है जिसका टॉपिक मैं कवर करता हूं। मैं किसी भी एक बुक को कॉमन नहीं करता, लेकिन जैसे आईईएस की कोचिंग्स है, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं ना वो सब आईईएस के नोट्स या उसकी बुक्स, जो आईईएस की कोचिंग्स है उसकी बुक्स बुकलेट जो होती है उसको फॉलो करते हैं। आपको मेरा टॉपिक कभी भी एक से नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मैंने भी एक टॉपिक जो उठाया हुआ है जिसकी थ्योरी सबसे अच्छी होती है मैं वो उठाता हूँ। आप बोलोगे सर कि आप मन से पढ़ाते हो, नहीं, मेरी बुक्स देखता हूँ, जिसका टॉपिक सबसे अच्छा है मैं उस टॉपिक को उठाता हूँ। मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स है। मैं सीरियसली बोलूंगा, अगर आप बोलोगे सर स्टील स्ट्रक्चर आप किस बुक से पढ़ा रहे हो, मिनिमम मैं 7 बुक्स को देखता हूँ कि सबसे अच्छा टॉपिक किसका है। एक्चुअली थ्योरी मतलब लैंग्वेज तो मुझे भी देखनी है ना, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं वो मुझे भी देखना पड़ता है। मैं कभी भी, आप कभी बोल सकते सर आपका बुक से कॉपी है, क्योंकि मैं बुक कभी कॉपी करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स है, जिसका जो टॉपिक अच्छा है मैं उस टॉपिक को उठा लेता हूँ। ठीक है, लेग 1 लेग 2। अगर हम लेग 1 के देखें तो ये कनेक्टेड है, तो लेग 1 को हम बोलते हैं
लेग वन जो कि कनेक्टेड है बोल्टिंग या रिवेटिंग के थ्रू, उसको बोलते हैं, या वेल्डिंग के थ्रू कनेक्टेड लेग। और अगर मैं आपसे लेग नंबर 2 जो कि कनेक्टेड नहीं है उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग, जो कि कनेक्टेड नहीं है। जो कनेक्टेड है उसको कनेक्टेड बोलते हैं, जो कनेक्टेड नहीं है उसको आउटस्टैंडिंग लेग बोलते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना। अब देखो इस एंगल सेक्शन का, अगर हम एंगल सेक्शन को रिप्रेजेंट करें जैसे इंडियन स्टैंडर्ड एंगल का बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड एंगल आईएस से। एंगल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी आप किसी चीज को देखोगे तो आईएस से क्या होता है, एक तो इन दोनों लेग्स के बारे में देखा, लाइक 100 mm इंटू 100 mm इंटू 10 mm, ये दो जो रिप्रेजेंट होते हैं। कभी भी आप एंगल सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन पढ़ोगे किसी भी जगह, किसी भी डिजाइनिंग में, किसी भी कंस्ट्रक्शन में, तो वो इस तरीके से लिखा होगा इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 100 mm इंटू 100 mm इंटू 10 mm। अभी 100 mm क्या है, ये लेग्स की लेंथ बताता है। लाइक इसकी हमने लेंथ ले ली यहाँ से B1, इसकी लेंथ ले ली हमने B2, तो इसकी लेंथ ले ली B2, इसकी लेंथ ले ली B1। दैट मींस अगर मैं बोलूं कि जो कनेक्टेड लेंथ है, कनेक्टेड लेंथ जो उसकी लेंथ कितनी है B1, और जो आउटस्टैंडिंग लेग है जो कनेक्टेड नहीं है ये क्या है आपका B2। समझ में आ गया? ठीक है। और ये तीसरा क्या होता है, ये तीसरा होता है थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन। फर्स्ट तो रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ ऑफ लेग्स, कितनी लेंथ की लेग्स है, और थर्ड पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है थिकनेस ऑफ, कितनी थिकनेस का एंगल सेक्शन है। ये देखो थिकनेस, ये अंदर थिकनेस है, ये थिकनेस। थर्ड पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है थिकनेस। प्लीज ध्यान से देखना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकता था, बट मैं बेवकूफ नहीं हूं जो क्वेश्चन को डायरेक्ट बता दूंगा। मुझे इस क्वेश्चन की डिटेल में जाना पड़ेगा, मुझे इस क्वेश्चन की बाल की खाल निकालनी पड़ेगी, तब जाके इसके जैसे 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 भी आ सकते हैं। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चेंज होते हैं, एक पैरामीटर चेंज हो जाएगा ना क्वेश्चन में, आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आप ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखो, आपको एक चीज बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी कि जो लेंथ B1 है वो कनेक्टेड है, जो लेंथ B2 है वो कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मैं आपसे बात करूं लेंथ, ये जो B1 है, नेट एरिया ऑफ B1 लेंथ, अगर मैं B1 लेंथ इस सेक्शन का जो कनेक्टेड है, मतलब नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, अगर मैं नेट एरिया कनेक्टेड लेग की बात करूं तो सबसे पहले इसकी लेंथ कितनी है B1। क्या आपने इसमें होल करा है रिवेट के लिए या बोल्ट के लिए, आपने इसमें होल करा है? हाँ जी करा है। D0 डायमीटर ऑफ होल माइनस थिकनेस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ध्यान से देखना, दैट इज जो लेंथ आपकी कनेक्टेड है, ये ध्यान से देखना, ये मैं पूरा बॉक्स में डाल देता हूं, ये पूरा मैंने आपको बॉक्स में डाल दिया। अगर हम ध्यान से देखें, जो लेंथ B1 है वो कनेक्टेड है, और उसका अगर मैं नेट एरिया की बात करूंगा तो नेट एरिया क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। डेरिवेशन में हमें कुछ नहीं आना किस तरीके से आता है, ये छोटी छोटी चीजें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको याद रखनी पड़ेगी। B1 लेंथ ऑफ एंगल सेक्शन माइनस D0 जो भी आपने होल करा, जो भी रिवेट होगा या बोल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें होल करना पड़ता है, माइनस D0 डायमीटर ऑफ होल माइनस T/2। व्हाट इज T/2? एक तीसरा पैरामीटर थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन माइनस P/2 इंटू T। ठीक है, अब अगर ये तो नेट एरिया है, प्लीज ध्यान से देखना, ये नेट एरिया है यार। आपको ये अगर आपने चीज ध्यान से नहीं देखी तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने दूसरी बात की, यार आपको मिटाना पड़ेगा, पूरा मिटाना पड़ेगा, आप इसको लिख लो, ये मिटाना पड़ेगा। आप क्या लिखो, यहां से स्टार्ट करो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप ये लिखो एंगल सेक्शन है, लेग 1 कनेक्टेड है, लेग 2 आउटस्टैंडिंग लेग, और जो लेग 1 है उसका नेट एरिया कितना है B1 माइनस D0 माइनस T/2 इंटू 2, आप उसको लिखो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, मैं सेकंड टॉपिक लेके आ रहा हूं सामने। अब अगर मैं आपसे दूसरी लेग के बारे में बात करूं, A नेट ऑफ B2, जो B2 लेग है उसका, क्योंकि B2 की अगर आप बात करोगे तो B2 आपका कनेक्टेड नहीं था, तो इसमें डायमीटर ऑफ होल गायब कर देना, लाइक B2 मतलब B2 क्या है, लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग जो कनेक्टेड नहीं है, माइनस T/2, इसमें से आपको डायमीटर ऑफ होल गायब कर देना इंटू T। तो अगर आप प्लीज ध्यान से देखना, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं लिख भी देता हूं, A1 क्या था मेरे पास, अगर A नेट 1 मतलब A नेट ऑफ B1 लेग, मैं लिख देता हूं यहां पर, इज इक्वल टू B1 माइनस D0 माइनस T/2। ये फॉर्मूले जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं,
A1 में से डायमीटर ऑफ होल कितना लिया, क्योंकि उसमें हमने कोई होल करा ही नहीं, जो हम B2 की बात कर रहे हैं B2 में हमने कोई होल करा ही नहीं, तो उसके एरिया, तो इसके रिलेशनशिप में आपका, इसका रिलेशनशिप में आपका D नॉट नहीं आएगा। और अगर मैं B1 क्या करूं तो उसमें हमने होल करा था करेक्ट करने के लिए, तो माइनस D नॉट माइनस K/2 इंटू T। ठीक है, अब ये अगर अब मुझे पूरे एंगल सेक्शन में, पूरे एंगल सेक्शन का अगर मैं नेट एरिया लूं, अब ये बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मैं देखो, एक लेग कनेक्टेड है, एक लेग कनेक्टेड नहीं है, मेरी बात ध्यान से देखना, एक लेग कनेक्टेड है और एक लेग कनेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली दोनों में स्ट्रेस का वेरिएशन होगा। भाई अगर मैं आपसे बात करूं, देखो हमने मान लो कोई भी एक एंगल सेक्शन यूज करा, लाइक ISA को क्या दे रखा है 100 mm इंटू 100 mm इंटू 10 mm। अगर मैं इन तीनों एंगल सेक्शन की आप लोगों से बात डिस्कस करूं, तो देखो दोनों लेग सेम है, जरूरत नहीं है सेम है, अलग अलग भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि दोनों लेग हमेशा सेम होती है, वो अलग अलग भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सेम हो दोनों की। अभी अगर हम इस केस की बात करें, इमेजिन करो कि हमने दोनों लेंथ सेम ली थी, तो वैसे भी दोनों लेंथ में एरिया भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, तो दोनों में स्ट्रेस सेम होना चाहिए था, बट एक लेग करेक्टेड है और एक लेग करेक्टेड नहीं है, तो दोनों में स्ट्रेस क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो इस वेरिएशन को खत्म करने के लिए हम इस नेट एरिया को क्या लिखते हैं, A1 जो कि करेक्टेड था प्लस KA2। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने K को रोल में क्यों लिया, क्योंकि भाई साहब इस एंगल सेक्शन में स्ट्रेस का वेरिएशन है, एक लेग कनेक्टेड है दूसरी लेग कनेक्टेड नहीं है, तो हमने जब इसका दोनों का रिजल्टेंट लिया, दोनों को ऐड करा, तो हमने एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया K से। हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टर K से, ताकि हम इसका ओवरऑल स्ट्रेस डिटरमाइन कर पाए, क्योंकि दोनों अलग अलग लेग है, दोनों अलग अलग लेग है, दोनों में एक में स्ट्रेस है एक में स्ट्रेस नहीं है, या बोल सकते हो एक में स्ट्रेस अलग है दूसरे में स्ट्रेस अलग है। अब आप बोलोगे, अब एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बोला एंगल सेक्शन में, प्लीज ध्यान से देखना, मैंने बोला बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपसे बोला कि एंगल सेक्शन में एक लेग तो कनेक्टेड होती है, और देखो अगर इस जगह हम बात करें ध्यान से देखना, तो यहां पर ये लेग कनेक्टेड है आपकी, ये लेग कनेक्टेड है, तो ये बोला जाता है कि यार एंगल सेक्शन की एक लेग तो कनेक्टेड है और एक लेग कनेक्टेड नहीं है, तो क्या इसमें स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल होता है, एक कनेक्टेड एक कनेक्टेड नहीं है। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ये जो स्ट्रेस का वेरिएशन हो रहा है दोनों लेग्स में, इसको खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बोलेगा ये जो स्ट्रेस का, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये जो स्ट्रेस का वेरिएशन है, एक में एक कनेक्टेड नहीं है, जरा सुन के तो कनेक्टेड और ना कनेक्टेड बोलते होते हैं, वो आपसे पूछेगा कि एक कनेक्टेड है और एक कनेक्टेड नहीं है, तो ये जो स्ट्रेस का वेरिएशन है इसको आप दूर कैसे कर सकते हो। भाई हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक एंगल जिसका नाम है लग एंगल, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे भी, लग एंगल एक एंगल होता है। अब हम क्या करेंगे, हमने लग एंगल क्यों कनेक्ट करा, क्योंकि एक में स्ट्रेस अलग था एक में स्ट्रेस अलग था, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस वेरिएशन इन बोथ लेग्स। तो इस वेरिएशन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एंगल यहां पर लगा देते हैं, इस एंगल से छोटा होता है, एक छोटा सा एंगल हम यहां लगा देंगे, एक छोटा सा एंगल हम क्या कर देंगे, यहां लगा देंगे। तो अब हमने क्या करा, अब ध्यान से देखना, अब हमने क्या करा, हमने ये जो इसकी आउटस्टैंडिंग लेग थी इसको भी एक एंगल से कनेक्ट कर दिया। अब कहने का मतलब क्या है, पहले तो एक लेग कनेक्टेड थी और दूसरी आउटस्टैंडिंग थी, इस कारण दोनों में स्ट्रेस का वेरिएशन था, बट अब मैंने क्या करा, एक छोटा सा एंगल इसमें और ऐड कर दिया, जिस कारण ये जो आउटस्टैंडिंग लेग थी ये भी कनेक्ट हो चुकी है। इस कारण क्या होता है, स्ट्रेस वेरिएशन खत्म हो जाता है, क्योंकि हम, अब क्वेश्चन ये आता है, प्लीज ध्यान से देखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टील में बच्चों की हालत खराब इसलिए होती है क्योंकि स्टील बच्चे पढ़ते नहीं है। अरे एक क्वेश्चन में मुझे 20-20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं आपको रटा नहीं सकता हूं यार, रटाऊंगा तो आप तो फिर पूरी इंजीनियरिंग रटनी है। ध्यान से देखना, तो ये दैट मींस जब भी सिंगल एंगल सेक्शन को हम किसी छोटे एंगल सेक्शन से कनेक्ट करते हैं, उस एंगल को क्या बोलते हैं, लग एंगल। और लग एंगल क्यों यूज करा जाता है, ताकि जो स्ट्रेस में वेरिएशन है वो आपका खत्म हो जाए। और इस कारण मान लो अगर स्ट्रेस में वेरिएशन कारण आपको इतनी लेंथ देनी है, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लो कि स्ट्रेस की एक लेंथ में स्ट्रेस अलग है, दूसरी लेग में स्ट्रेस अलग है, एक लेग में स्ट्रेस अलग है, दूसरी लेग में स्ट्रेस अलग है। तो अगर आपको किसी भी मेंबर, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर एक सिंगल लेंथ के लिए जो कनेक्टेड है इतनी लेंथ देनी है, तो लग एंगल से आपको छोटी देनी पड़ती है, क्योंकि स्ट्रेस
में वेरिएशन नहीं होता और मेंबर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ध्यान से देखना। तो मैंने आपको बोला, प्लीज ध्यान से देखना, जो नेट एरिया होता है अभी हमने यहाँ पर कनेक्टेड नहीं, क्योंकि इसलिए कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये लग एंगल से कनेक्टेड है। प्लीज ध्यान से देखना। पानी पीने से वेट करो। एक क्वेश्चन में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि समझाऊंगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आईईएस का पेपर भी फोड़ दोगे तुम अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपने। और मुझे आईईएस टारगेट नहीं है अभी, पहले जेईई निपट लें, पहले हम तो जेईई कर लें, उसके बाद आईईएस पे जाएंगे। ठीक, तो होता क्या है कि अभी हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में लग एंगल कनेक्ट नहीं किया। अभी लग एंगल के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आगे करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो आपने क्या करा, इनका एक रिजल्टेंट एरिया ले लिया। अब एक फैक्टर है जो के है, ये के की कहानी बहुत शानदार है। ये के पूछा जाता है, ये के आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। के क्या होता है? के होता है 3a1 अपॉन a1 प्लस a2, मतलब जो नेट एरिया है। ये हमने क्या करा, इन दोनों को, ताकि स्ट्रेस में वेरिएशन था, हमने दोनों को एक इक्वल करने के लिए एक फैक्टर यूज करा इसमें, क्योंकि इसमें एक ही लेग कनेक्टेड थी। लग एंगल में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लग एंगल में होता दोनों में स्ट्रेस का वेरिएशन खत्म कर देता है। तो k इक्वल्स टू 3a1 अपॉन a1 प्लस a2। अब आप प्लीज सारी चीजें ध्यान रखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी का है। आप सबसे पहले इस चीज को लिख लो, आप सबसे पहले इस चीज को लिख लो, प्लीज लिख लो, प्लीज लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लेना पूरा। अब मैं आपके सामने सेकंड केस पर आता हूं। आपको ना इसी टॉपिक से दुनिया भर के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो टॉपिक मैं समझा रहा हूं, अरे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है यार क्या है। क्वेश्चंस मैंने दिए ना, जो टाइपिस्ट है उसको क्वेश्चन टाइप करने के लिए मैंने दिए ना, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे पता है। मैं एक बार में आपको आंसर टिक कर सकता हूं। अभी मेरे 21 मिनट हो चुके हैं, बट ये 21 मिनट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कैसे मैं आपको डाटा आंसर बता दूं? चीटिंग नहीं होती भैया हमसे, वीकनेस है, लेक्चर्स रेगुलर नहीं होते, ये वीकनेस है, बहुत गंदी वीकनेस है ये, बट चीटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको एक केस बताया जिसमें सिंगल, अब हमने दो केस पढ़े थे, जिसमें क्या हुआ था, है ना, या फिर इस तरीके से था। ये कौन सा केस है? टू एंगल्स बैक टू बैक कनेक्टेड बैक टू बैक ऑन प्लेट। दूसरा टॉपिक इस तरीके से, कनेक्ट कर दिया, यहां पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वैसा इन दोनों केस में। अब देखो इसमें क्या है, अब ध्यान से देखना यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स को इसमें बोर्ड पर बता दो, बोर्ड हटाए तो गिर जाएगी। अगर आप इस टॉपिक की बात करो, अभी मैंने आपको एक टॉपिक तो बता दिया था पहला वाला, ये आपका दूसरा टॉपिक है। ठीक है, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो यहां पर सेम वही होगा, ए नेट, क्योंकि यहां पर भी दोनों में एक एक लेग कनेक्टेड है। ए नेट इक्वल्स टू a1 प्लस, ध्यान से देखना आगे बहुत बताऊंगा, a1 प्लस k2। अब यहां पर जो k होता है वो होता है 5a1। देखो ध्यान से रखना, जब सिंगल एंगल होता है तो आता है 3a1, जब दो एंगल यूज होते हैं तो आता है 5a1 अपॉन a1 प्लस k2। यानी आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बहुत बार आए, मैंने बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं। k इक्वल्स टू 5a1 अपॉन a1 प्लस a2, किसमें? जब दो एंगल कनेक्टेड है, और जब सिंगल एंगल कनेक्टेड है यहाँ पर 3 आ जाता है। अब क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को हटाऊंगा नहीं, सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान से देखना। इफ अ सिंगल एंगल इन टेंशन इज कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली, मैं गारंटेड बोलता हूं कि अगर आपने स्टील स्ट्रक्चर्स का ये यूनिट पढ़ा भी नहीं होगा, बस आपको हल्का हल्का कॉन्सेप्ट याद रखना है, चैनल सेक्शन क्या होता है। अब देखो आपको यार मैं इतना सहूलियत दे रहा हूं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको स्टील स्ट्रक्चर्स रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको इतनी सहूलियत दे रहा हूं कि आपको स्टील स्ट्रक्चर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बट हल्का सा तो ध्यान होना चाहिए ना। हल्का सा ध्यान कैसे होना चाहिए कि स्लंप टेस्ट स्टील में नहीं आता, स्लंप टेस्ट कंक्रीट में आता है, स्टोन्स ब्रिक्स स्टील स्ट्रक्चर्स में नहीं आता। इतना तो पता होगा ना यार, इतना उम्मीद रखता हूं मैं आपसे कि आपको पता है कि स्लंप टेस्ट है या कॉम्पैक्शन फैक्टर है
ये सब हमारे स्टील कंक्रीट का है, स्टील का नहीं है। और क्या ध्यान रखना है, अरे चैनल सेक्शन कुछ होता है, एंगल सेक्शन कुछ होता है, ISM भी कुछ होती है, ISH भी कुछ होती है, तो कुछ एटलीस्ट सेक्शंस को तो पता होना चाहिए सीरीज के। बाकी सब मैं बताऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट सब बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें। अब बिल्कुल नहीं सर मैं तो सेकंड ईयर में हूँ, मैं तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस करूंगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है। आप थर्ड ईयर में भी होंगे, आपको हल्का हल्का सा ध्यान देना कि स्टील स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी यूनिट है और सेक्शंस कौन से होते हैं। मैं पूरी स्टील आपको बिना कराए सरकारी के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ सिंगल एंगल टेंशन इज कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली, एक लेग से कनेक्टेड है, द नेट इफेक्टिव सेक्शन एरिया ऑफ द एंगल। अब इसमें एंगल का एरिया पूछ लिया आपसे, जो कि मैंने आपको बताया था। अब आप ध्यान से देखिए, आप बोलोगे सर आपने हमें तो दो चीजें बताई थी, क्या? एक तो A1 बताया था जो कनेक्टेड लेग थी, वो क्या था सर? B1 माइनस D0 माइनस P/2 मल्टीप्लाई बाय T। और सर आपने दूसरा जो A2 बताया था जो आउटस्टैंडिंग लेग का था, वो था B2, क्योंकि उसमें तो होल था नहीं, P/2 मल्टीप्लाई बाय T। सर आपने दो चीजें बताई थी। अब सर क्वेश्चन में कुछ अजीब सा दे रखा है, सर ये क्वेश्चन में तो अजीब सा देखा है, वो इसलिए दे रखा है, अब ध्यान से देखना। इन्होंने ए क्या माना? एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। हम जो ए मान है इसमें इसने मान लिया ए। हम जो A1 माने इसने क्या माना? नेट सेक्शन एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, नेट सेक्शन एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। और बी क्या है? एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। दैट मींस जो हमने A2 लिखा उसको क्या मान लिया इसने बी। अब आप ध्यान से देखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल एरिया क्या है, तो ए नेट इज इक्वल टू ए प्लस के बी, है कि नहीं है? अगर मैं आपसे नेट एरिया पूछूं तो क्या है? ए प्लस के बी। प्लीज ध्यान से देखना, नेट एरिया क्या है? ए प्लस के बी। के क्या था सर? A1 3A1 अपॉन A1 प्लस A2। अगर आपसे कोई पूछे के क्या था, सिंगल एंगल है, डबल एंगल में 5 आता है, सिंगल एंगल है, डबल एंगल में आएगा आपके पास 5 आएगा, सिंगल एंगल है। अब A1 के देखो, A1 का देकर रखा है ए, देखो A1 का देकर रखा है ए 3A और A2 का देकर रखा है अपॉन ए प्लस A2 का देकर रखा है बी प्लस बी। आपको समझ में आ रही चीज है? अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। अब हम एक चीज कर सकते हैं, अब मैं इसमें एक चीज कर सकता हूं, अगर आप बोलोगे तो इसमें हम एक हल्का सा इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसकी सब समझ में नहीं बात, अभी हम समझा देते हैं, ध्यान से देखना, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आंसर इस फॉर्म में लाना है। ये इस फॉर्म में आंसर आता ही नहीं, एक ट्रिक हमें यूज करनी पड़ेगी, तब जाकर ये आंसर इसमें आएगा। कैसे सर? कैसे मतलब हमें समझ में नहीं पा रहा, देखो ध्यान से। अगर हमने इसमें सॉरी यार हमने के में, एक सेकंड यार, आपने एक गड़बड़ कर दी यार, हमने इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ कर दी है। वो क्वेश्चन ये मेरे को एक चीज सॉरी कि आएगा 3A1 प्लस 3A प्लस A1 प्लस A2। ये 3 मिस हो गया हमसे नीचे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 हम लोग मिस कर चुके हैं, इस 3 को लगाओ यार, ये 3 नीचे आता है। और दूसरा वाला केस जो था उसमें आता है 5A1, ये मेरे को लग रहा है ये हम भूल चुके हैं यहाँ पर, मतलब ये गलती कर दी मैंने, 3 मिस कर दिया मैंने। 3 लगाओ, ऊपर भी 3 आता है, नीचे भी 3 आता है, अपॉन 5A1 प्लस A2। मुझे एकदम से स्ट्राइक करा है, सॉरी मुझे पता क्यों स्ट्राइक करा, क्योंकि मैंने ऑप्शन में देखी इस जगह। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बी आ रहा है ना, ये बी आ रहा है ना, और ये अंदर में 1 आ रहा है, इससे मेरे को एकदम से स्ट्राइक करा। ये फॉर्मूला होता है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। इसको कैलकुलेट करो, हमसे गलती से गलती हो गई। और दूसरा वाला के जो ये सिंगल एंगल के लिए 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, दूसरा वाला क्या था 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। उसको करेक्ट करो, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा 3A1। ये मिस हो गया मुझसे, क्योंकि मेरे को ये देखो 1 जो आएगा, इस 1 से स्ट्राइक करा मुझे, ये 1 तभी आएगा जब यहाँ पर ये है फॉर्मूला है, मैंने को चेंज करा, ये इनमें मिस हो गया था, नीचे 3 और नीचे 5 में से मिस हो गया था, ठीक है। अपॉन 3A प्लस B। अब आप ध्यान से देखना, ये जो टर्म आई है ना आपके पास 3A अपॉन 3A प्लस B, इसको ऊपर नीचे 3A से डिवाइड कर दो। ये जो टर्म आई है 3A अपॉन 3A प्लस B, इसको ऊपर नीचे आप 3A से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 3A से डिवाइड कर दो। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा B बाय A, और 1/3 कितना होता है 0.33, 1/A कितना होता है 0.33, 1/3 कितना होता है 0.33 ऊपर आएगा। अब आप ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, हमने क्या करा, ये प्लीज फॉर्मूला में रिवाइज करो, नीचे भी 3 आएगा, नीचे 5 आएगा, ये 5 मिस हो गया मुझसे, 3 और 5 नीचे वाले मिस हो गए, उसको करेक्ट करो, ठीक है।
अब अगर मैं आपसे आगे के बाद डिस्कस करूं, क्वेश्चन बहुत इजी है, पढ़ाने में टाइम लगा, एक बार पढ़ा दिया, अब हमेशा ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन को, आपका आधा घंटा एक क्वेश्चन में लगाया, बट ये कॉन्सेप्ट्स तो यही है, अगर ये मिस कर दूंगा तो फिर वही हो जाएगा कि सर स्टील स्ट्रक्चर क्वेश्चन नहीं हुए, बताना जरूरी है। अब आप ध्यान से देखना, तो क्या हो गया आपके, अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास फाइनली जो k बन रहा है वो बन रहा है 1/1 प्लस b बाय 0.33। अब इस k को आप यहां पुट कर दो, इस k को आप यहां पुट कर दो, इस k को आप यहां पुट कर दो, मेरे पास जगह तो नहीं बची, मैं कोशिश करता हूं यहां पुट करने की। आपको क्या करना है, इस k को जो आपने क्या करा, हमारे पास आता है 3/3a प्लस b, हमने ऊपर नीचे 3a से डिवाइड कर दिया तो ऊपर बन जाएगा 1, नीचे बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा b/a, और 1/3 कितना होता है 0.33। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैं यहां पुट करता हूं, इसको मैं यहां पुट कर रहा हूं यहां पर, तो a नेट क्या आ रहा है मेरा, a नेट मेरे पास आ रहा है, a नेट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है a प्लस k कितना आएगा 1/1 प्लस b बाय a इंटू 0.33। ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई बाय b, k की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई बाय b, मल्टीप्लाई बाय, तो b को मैंने ऊपर डाल दिया इस तरीके से। अब आप खुद देख लो इसमें, अब आप खुद देख सकते हो, उसमें आंसर आ रहा है a प्लस, एक तो प्लस मारा, माइनस में नहीं आ रहा, क्या आ रहा है आपके नीचे 0.33 आ रहा है। अब समझ रहे हो ना, जो मैंने k की वैल्यू थी वो यहां पर रख दी, तो a आंसर आ रहा है a प्लस b अपन। ठीक है, तो आप देख सकते हो 0.33 इसमें आ रहा है, ये आपका आंसर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लगा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पानी भी लेता हूं, मुझे प्यास लग रही है, वेट करो एक सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसी कॉन्सेप्ट्स पे है, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है इसी कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 100 mm into 100 mm into 10 mm as a tension member connected by one leg using 6 rivets of 20 mm diameter is। देखो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपसे बात डिस्कस करूं, द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, इसने सबसे पहले आपसे कैपेसिटी पूछा है, सबसे इसने आपसे क्या पूछा है, कैपेसिटी। व्हाट इज कैपेसिटी, व्हाट इज कैपेसिटी, फोर्स, व्हाट इज कैपेसिटी, फोर्स, एंड फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 100 mm into 100 mm into 10 mm एज अ टेंशन मेंबर। कैपेसिटी का मतलब फोर्स। नेट एरिया हम डिटरमाइन करेंगे, नेट एरिया हम लोग डिटरमाइन करेंगे, और उसको अब देखो लास्ट में उन्होंने स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है, देखो आप कैपेसिटी पूछा है, कैपेसिटी मतलब फोर्स या लोड, कितना लोड झेल सकता है, कितना फोर्स झेल सकता है, कैपेसिटी का मतलब तो यही होता है। अब हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटी को हम क्या करेंगे, नेट एरिया निकालेंगे, जो हम निकाला भी मैंने आपको सिखाया था, और उसको स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप देख सकते हो स्ट्रेस देके रखा हुआ है 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और स्ट्रेस को नेट एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देख लो, एंगल सेक्शन है, कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली, आपको वन लेग ओनली बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, इसके जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इस जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। अब अगर हम वन लेग की बात करते हैं, तो सर अभी आपने वन लेग में क्या पढ़ाया, मैं आपको बता देता हूं, मैंने वन लेग में क्या क्या पढ़ाया भाई। A1 पढ़ाया, which is equals to B1 minus D0 minus T/2 मल्टीप्लाई बाय T। एक तो मैंने आपको ये पढ़ाया, A2 क्या पढ़ाया मैंने आपको, जो ये A1 क्या कनेक्टेड है, कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली है, और दोनों अब बोलोगे सर कौन सी लेग कनेक्टेड है, आप देखोगे दोनों 100 देके रखी है, दोनों 100 देके रखी है, या तो आपको मेंशन करेगा कौन सी लेग कनेक्टेड है, यहां पर इसने आपको मेंशन नहीं करके रखा होगा कौन सी लेग कनेक्टेड है, वो तब इशू है जब दोनों लेग की डायरेक्शन अलग अलग हो। यहां पर दोनों डायरेक्शन सेम है, दोनों 100 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B2 क्या था, B2 minus T/2 मल्टीप्लाई बाय T। जरा एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं ना। व्हाट इज B1, B1 इज लेंथ कितनी है 100 mm, 100। अब क्वेश्चन आता है माइनस D0, किससे कनेक्ट कर रहा है, रिवेट से कनेक्ट कर रहा है, रिवेट के साइज क्या है 20 mm। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भाई। रिवेट की जो डायमीटर है वो 20 mm है, तो भाई साहब होल की डायमीटर कितनी होगी, याद है
यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया था कि अगर रिवेट क्या था, रिवेट अप टू 25 mm, रिवेट अप टू 25 mm, तो डायमीटर ऑफ होल क्या होता है, जो भी रिवेट की डायमीटर है उसमें 1.5 ऐड कर दो। और अगर रिवेट की डायमीटर 25 mm से ज्यादा है, अगर रिवेट की डायमीटर आपकी 25 mm से ज्यादा है, तब आपको 2 mm ऐड करना है, 2 mm ऐड करना है। ये भी लिख लेना, रिवेट मोर देन 25 mm, रिवेट 20 किसी को 24 25 दोनों, रिवेट मोर देन 25 mm, 24 25 दोनों होता है 25 mm। अगर रिवेट आपका 25 mm से ज्यादा है, अगर रिवेट आपका 25 mm से ज्यादा है तो क्या होता है, डी नॉट इज टू जो भी डायमीटर होगी, डायमीटर ऑफ रिवेट प्लस 2 mm। तो यहां पर हमारा जो रिवेट है वो 20 mm का है, 20 mm तक हम क्या ऐड करते हैं, 1.5। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डायमीटर ऑफ होल क्या हो गया, क्योंकि जो डी नॉट होता है, ये D0 जो होता है यहाँ पर डायमीटर ऑफ रिवेट नहीं होता, डायमीटर ऑफ रिवेट होल होता है। ये आपका यहाँ पर डायमीटर नहीं होता है, यहाँ पर डायमीटर ऑफ रिवेट होल होता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 100 कितना आ गया मेरे पास, 21.5 माइनस 21.5 है ना। अभी बोल्ट्स होता, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बोल्ट्स में क्या होता है, भैया बोल्ट्स में देखो 12 से 14 mm 1 mm प्लस होता है, 16 से 24 mm 2 mm होता है, और 24 mm से बड़ा क्या होता है आपका 3 mm। अभी ये रिवर्स देख रखा है तो हमें रिवर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि 25 mm तक 1.5 ऐड करो और 25 mm के बाद आप 2 ऐड करो। वहीं पर अगर हम बोल्ट्स करेंगे तो 12 से 14 क्या है आपका 1 mm, 16 से लेकर 24 तक 2 mm और 24 से ज्यादा 3 mm। तो बोल्ट्स और रिवर्स के दोनों के डिफरेंसेस याद रखना, दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे डिस्कस करें तो हमें 21.5 डायमीटर ऑफ होल मिल गई। थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन कितनी है, 10 mm। ये देखो थिकनेस कितनी देख रही है एंगल सेक्शन की, 10 mm माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ, कैलकुलेटर हम कैलकुलेट कर ही लेंगे ना यार। ये देखो ये तो 21.5 माइनस 5 है, समझ रहे हो ना, ये आपका 26.5, दैट मींस 100 माइनस 26.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 735। हमारा जो A1 आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 735, ठीक है। A1 मेरे पास आ रहा है 735 mm स्क्वायर। एक बार फिर क्रॉस चेक कर देता हूं, 100, मेरे को डर लगता है कैलकुलेशन से, मल्टीप्लाई बाय 10 735 mm स्क्वायर। A2 की बात करते हैं, B2 क्या है 100 माइनस 10 बाई 2, 100 माइनस 10 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये क्या है, 100 में से 5 गया 95, 95 इंटू 10 950 mm स्क्वायर, 950 mm स्क्वायर। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर मैं टोटल नेट एरिया की बात करूंगा, अगर मैं आपसे टोटल नेट एरिया की बात करूंगा तो A नेट इज इक्वल टू A1 प्लस KA2, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी के ऊपर सब कुछ है। अब देखो न्यूमेरिकल हो रहा है ना आराम से, इजी न्यूमेरिकल है। अब आप बिना रिवीजन के, जो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, आप बिना रिवीजन के इस क्वेश्चन को करके देख लो, होएगा नहीं क्वेश्चन। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्वेश्चन को आपको मजा लग रहा होगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं यार, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आते हैं, ये मत सोचना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आते हैं। अब देखो अगर मुझे K फाइंड करना है तो K के लिए क्या होगा 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2 3। अब देखो A1 हमारे पास आया था 735, 3 इंटू 735 अपॉन 3 इंटू 735 प्लस A2 कितना आया था मेरे पास 950 प्लस 950। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 735 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2205। ये आ रहा है आपका, ये ऊपर आइटम आ रही है 2205 अपॉन 22 है ना, नीचे फिर डायरेक्ट 2205 है, तो 2205 प्लस 950 विच इक्वल टू 3155। अब 2205 एक बार क्रॉस चेक करो, बड़ी हड़बड़ी में कर रहा हूँ, हल्का देख क्रॉस चेक करने दो। 735 मल्टीप्लाई बाय 3 2205 प्लस 950 विच इक्वल टू 315, ठीक है। अब 2205 डिवाइडेड बाय 3155 विच इक्वल टू 0.69 0.698 आ रहा है, तो हम इसको 0.7 ले सकते हैं। 0.698 आ रहा है तो 0.7 देखो यार, ऐसा नहीं मैं पता वो दिख रहा है आपको, दिख तो नहीं रहा बट कोई बात नहीं, ठीक है।
दिख रहा है ऐसा? कुछ लोग मैंने देखा है वो उनको आंसर्स पता होते हैं, वो एक्टिंग करते हैं कैलकुलेटर में, बट मैं असली में सॉल्व करता हूँ, इसलिए मेरे क्वेश्चन कुछ गलत भी होते हैं क्योंकि मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ रख दो इस जगह ए नेट, ए नेट की जगह तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए नेट इज इक्वल्स टू ए वन कितना था 735 प्लस के कितना आ रहा है आपका 0.7 इंटू ए टू कितना था 950 इंटू 950, दैट मीन्स मैं लिख दे रहा हूँ ना 950 मल्टीप्लाई बाय 0.7 665 प्लस 735 1400, दैट मीन्स जो ए नेट आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 1400 mm स्क्वायर। 1400 mm स्क्वायर जो ए नेट मेरे पास आया वो आ रहा है मेरा 14 mm स्क्वायर। अब देखो हमें क्या डिटरमाइन करना है, कैपेसिटी इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस कितना है 150, स्ट्रेस कितना है 150 और ए नेट मेरे पास कितना है, आप देखो इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए नेट मेरे पास आ रहा है 1400 mm स्क्वायर, और याद रखना कि ये भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और ये भी देखो ये क्या है न्यूटन पर mm स्क्वायर में और ये mm स्क्वायर में है, तो mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस 1400 मल्टीप्लाई बाय 150 व्हिच इज इक्वल्स टू 21 1 2 3 4 1 2 3 4 न्यूटन्स। इसको किलोमीटर में रखेंगे तो 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, और आंसर में 210 किलोमीटर देख रखा हुआ है। लो भैया लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा लिख लो इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करा के। इस क्वेश्चन को पूरा लिखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इजी है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन इजी नहीं है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गला खराब स्टार्ट हो चुका है, गला खराब स्टार्ट होने की वो आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू लग एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए मैं आपको ये बता देता हूं। क्वेश्चन थोड़ा दिख रहा होगा ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लग एंगल आर यूज्ड टू, लग एंगल आर यूज्ड टू। देखो सबसे पहले अगर हम लग एंगल की बात करें, लग एंगल होता क्या है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपका मेन टेंशन मेंबर या मेन एंगल है जो टेंशन मेंबर की तरह बिहेव कर रहा है, जो भी आपका मेन टेंशन मेंबर है, अगर उसकी एक लेग, मैं बना देता हूं यहां पर, अगर उसकी एक लेग कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से, अगर उसकी एक लेग कनेक्टेड है तो क्या होता है कि दोनों लेग्स में स्ट्रेस का डिफरेंस आ जाता है, और इस पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, शियर लेग। स्ट्रेस में डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, शियर लेग। देखो सबसे पहली बात तो सबसे पहले मैं देखो लग एंगल से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा शियर लेग। शियर लेग क्या है भैया, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन in angle section as one leg is connected and other is outstanding leg, and other is outstanding leg। तो भाई देखो एक कनेक्टेड है एक कनेक्टेड नहीं है, तो दोनों में स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं रहता, और इसी को बोला गया है डिफरेंस इन स्ट्रेस या फिर शियर लेग। अब इस शियर लेग को खत्म करने के लिए हम एक एंगल यूज करते हैं। अब इस शियर लेग को खत्म करने के लिए हम एक एंगल यूज करते हैं जो कि छोटा होता है। आप समझने की बात करो, ये मान लो ये एंगल सेक्शन है, आपको सामने से देखना, मान लो जो मेन एंगल सेक्शन है उसकी लेंथ इतनी है, तो हम जो दूसरा एंगल सेक्शन देखो, जब मैंने दूसरा एंगल सेक्शन लगा दिया,
जो दूसरा एंगल सेक्शन हम लगाते हैं ये छोटा होता है मेन एंगल से, और जितनी लेंथ इसकी है ना, देखो आप देखो, अगर मैं इसको सामने से देखूंगा तो मुझे सामने से ऐसा दिखेगा ये, तो जो हम लगे हुए लगाते हैं ना वो छोटा सा होता है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ की जरूरत नहीं है। अगर ये मेन एंगल है तो लग एंगल हमारा छोटा लेंथ का होता है। तो याद रखना, व्हाट इज लग एंगल? एन एंगल ऑफ शॉर्ट लेंथ, एंगल ऑफ शॉर्ट लेंथ, एंगल ऑफ शॉर्ट लेंथ विच कनेक्टेड टू द आउटस्टैंडिंग, वो उस लेग से कनेक्टेड होगा जो कि कनेक्टेड नहीं थी, कनेक्ट्स टू आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है, तो हमने शियर लेग पढ़ लिया, अब हमने लग एंगल पढ़ लिया। तो लग एंगल करता क्या है? लग एंगल इसको, ये जो शियर लेग होता है लग एंगल इसको रिमूव करता है। तो अगर हम बोले कि इसका फायदा क्या है, लग एंगल का फायदा क्या क्या है? एडवांटेजेस ऑफ लग एंगल, फर्स्ट रिमूव्स शियर लेग, रिमूव्स शियर लेग। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि शियर लेग को रिमूव करता है। उसका दूसरा क्या है, जो मेन एंगल की लेंथ है उस लेंथ को भी ये शॉर्ट करता है, क्योंकि देखो पहले यहां पर सपोर्ट नहीं था। अगर अब मैंने एडिशन, मान लो इसकी लेंथ L1 थी, तो अब अगर मैं इस छोटे से एंगल को यहां पर लगा देता हूं तो हमारी जो मेन मेंबर की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। क्या होती है? इस रिड्यूसेस, अब देखो सबसे बड़ा क्या है, एक तो सबसे बड़ा इसका पॉइंट क्या है कि इट रिड्यूसेस शियर लेग। दूसरा भाई जब हमने एडिशन सपोर्ट दे दिया तो अब मान लो मेरे को इतनी, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मान लो मुझे इतनी लेंथ चाहिए तो जब मैं लग एंगल लगा दूंगा तो हमारे कनेक्शन की लेंथ भी छोटी हो जाती है। वो एडिशन सपोर्ट देता है ना आपको, रिड्यूसेस कनेक्शन लेंथ, रिड्यूसेस कनेक्शन लेंथ। तो क्या होगा आपका, कनेक्शन की जो लेंथ होगी वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर मैं बोलना चाहूं और क्या इसका फायदा है, भाई देखो इसने एडिशन की जगह दे दी ना आपको, तो मान लो पहले मुझे बोल्ट यहां लगा रहता है तो अब बोल्ट में यहां पर भी लगा सकता हूं ना, आप समझ रहे हो? एडिशनल, दैट मींस हम बोल सकते हैं कि एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर बोल्ट्स, या हम बोलते हैं एडिशनल गेज प्रोवाइड करता है। गेज तो आपको पता ही है ना, गेज और पिच क्या होता है। अब यार देखो, अब गेज पिच तो ध्यान रखना, कल भी मैंने आपको गेज और पिच बताई थी, तो आपको गेज और पिच तो यार भाई साहब ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप गेज पिच भी ध्यान नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो क्या फायदा हुआ, एक तो शियर लेग रिमूव करता है, दूसरा जो भी कनेक्शन की लेंथ थी उसको रिड्यूस करता है, तीसरा ये एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द बोल्टिंग। देखो ना, पहले यहां लगा सकते थे, अब आप यहां भी लगा सकते हो ना, तो एडिशनल गेज इसने आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लग एंगल आर यूज्ड एज इंक्रीज द लेंथ ऑफ कनेक्शंस। नहीं भाई साहब, लग एंगल डिक्रीज करता है। लग एंगल क्या करता है? लग एंगल लेंथ इंक्रीज नहीं करता कनेक्शन की, लग एंगल डिक्रीज करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। डिक्रीजेस द लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन ऑफ एंड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीजेस द लेंथ ऑफ एंड, ये जो बात आपने बताया है कि जब हम लग एंगल यूज करेंगे, जब हम लग एंगल यूज करेंगे तो लग एंगल आपके लेंथ को क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो यही तो हमने डिस्कस करा। ठीक है, दूसरा इंक्रीज द लेंथ ऑफ कनेक्शन ऑफ चैनल, नहीं चैनल सेक्शन को भी डिक्रीज करता है। डिक्रीजेस द लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन ऑफ चैनल, दैट मींस 2 और 4 मेरा सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। चाहे एंगल सेक्शन हो चाहे चैनल सेक्शन हो, लग एंगल आपकी सेक्शन के चैनल की मतलब जो सेक्शन होता है उस सेक्शन की लेंथ को रिड्यूस करता है। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 4 सही था इसका। इन अ टेंशन मेंबर, अब देखो मैंने आपको कुछ एक चीज बता दी ना, मैंने आपको एक तो बताई थी चेन रिवेटिंग या चेन बोल्टिंग, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? जिगजैग। ऊपर वाला था चेन, नीचे वाला था जिगजैग। देखो जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमारे क्वेश्चंस बहुत इजीली होने लग जाएंगे। क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? बहुत इजीली होने लग जाएंगे। इन अ टेंशन मेंबर इफ वन और मोर देन वन रिवेट होल आर ऑफ द लाइन, देखो ये लाइन थी, देखो यहां पर सारे लाइन में है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इन अ टेंशन मेंबर इफ वन और मोर देन वन रिवेट होल आर ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन मतलब ये ऑफ द, देखो ये अभी लाइन में नहीं है ना, दिस इज ऑफ द लाइन, और इसको बोलते हैं जिगजैग एंड स्टैगर, जिगजैग और स्टैगर, जिगजैग और स्टैगर। ठीक है, द फेलियर ऑफ द मेंबर डिपेंड्स ऑन, इन दोनों केसेस के मैंने आपको नेट एरिया बताकर रखे हुए हैं।
इन दोनों केसेस के मैंने आपको नेट एरिया बताकर रखे हुए हैं। उन दोनों फॉर्मूलाज को आप रिवाइज कर लो, क्योंकि वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको वो दो फॉर्मूलाज ही बताए थे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको वो दो फॉर्मूलाज ही बताए थे। इनके फॉर्मूला में, अब देखो इनके फॉर्मूला में क्या क्या टर्म्स थी, क्या पिच थी, देखो अब इसमें टॉपिक जो डिस्कस कर रहा है वो जिगजैग के बारे में डिस्कस कर रहा है। क्या उस क्वेश्चन में पिच थी? हाँ जी थी। क्या गेज था? गेज, इस वाले केस की बात हो रहा है। पिच थी? हाँ सर पिच थी, था ना, पिच थी ना उसमें। क्या गेज था? हाँ सर गेज भी था। डायमीटर ऑफ रिवेट होल था? एनडी नोड, एनडी नोड, हाँ सर था। दैट मींस इसने यहाँ पे पूछा है सब कुछ, मैंने आपको इसके फॉर्मूला देखा, उसमें पिच भी देकर रखी हुई है फॉर्मूले में, उसमें गेज भी देकर रखा हुआ है, और उसमें डायमीटर ऑफ रिवेट होल भी देकर रखा है। तो अगर हम तीनों की बात करें तो भाई साहब जिगजैग पैटर्न में, क्योंकि इसने डायरेक्ट नहीं लिखा है, इसने इनडायरेक्ट लिखा है, जिगजैग पैटर्न में ये तीनों के तीनों काफी डिफरेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई साहब, टेक केयर, बाय बाय।